नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को और पिछले क्लास से हम स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने लीनियर प्रोग्राम एंड फॉर्मुलेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आज हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे और इसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन पे आएंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, ये जो हम फॉर्मुलेशन सीख रहे हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर अ प्रोडक्ट इस ये क्वेश्चन मतलब आप एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन मान सकते हो। अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, इसको आपको समझना है अच्छे से। ओके, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी होगा कॉन्सेप्ट का। तो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर है ए प्रोडक्ट ईच यूनिट ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ 5 यूनिट ऑफ पार्ट ए एंड 4 यूनिट ऑफ पार्ट बी। यहीं से आपको क्वेश्चन धीरे धीरे समझते चलना है। एक फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर है, वो ए प्रोडक्ट, उसके जो एक प्रोडक्ट है, ईच यूनिट ऑफ जो एक प्रोडक्ट का जो एक यूनिट है, विच कंसिस्ट ऑफ मतलब मिलकर बना हुआ है, कंसिस्ट ऑफ 5 यूनिट ऑफ पार्ट ए। 5 यूनिट पार्ट ए का मिलता है और 4 यूनिट पार्ट बी का मिलता है, तब उसका एक प्रोडक्ट बनता है। इतना क्लियर हुआ? चलिए, द टू पार्ट ए एंड बी रिक्वायर डिफरेंट रॉ मटेरियल। अभी ये दोनों ए और बी पार्ट है, ये दोनों अलग अलग रिक्वायरमेंट मतलब रॉ मटेरियल इनको अलग अलग चाहिए। इसको आप ऐसे एग्जांपल समझिए कि मान लो एक कार मैन्युफैक्चरर होगा या बाइक मैन्युफैक्चरिंग होता होगा, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो मान लीजिए कि एक व्हील बनाने के लिए हमें 2 पार्ट का ज़रूरत है। एक तो हमें टायर का ज़रूरत है और उसके एक्सल का ज़रूरत है, जिस पे हम हब जो होता है, जिसमें आपका रिम जिसे हम बोलते हैं। तो वो 2 पार्ट इस तरह से भी आप मान सकते हो कि एक कोई 2 पार्ट मिलकर एक पार्ट बनता हो। तो मतलब 5 यूनिट किसका मिलेगा, पार्ट ए का, और 4 यूनिट मिलेगा बी का, तब एक हमारा व्हील बन जाएगा। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। द टू पार्ट ए एंड बी रिक्वायर डिफरेंट मटेरियल। अब दोनों अलग अलग पार्ट है, एक में आयरन का जरूरत पड़ेगा, एक में नायलॉन का जरूरत पड़ेगा, यदि टायर और रिम की बात करें तो, ठीक है। एक में एलॉय का जरूरत पड़ेगा, ऑफ विच 120 यूनिट्स एंड 240 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली आर अवेलेबल। तो मतलब इनके लिए रेस्पेक्टिवली का इनके लिए वर्ड यूज आ रहा है ए और बी के लिए, कि ये जो दोनों हैं, ए के लिए 120 यूनिट्स अवेलेबल है, ठीक है, और बी के लिए 240 यूनिट्स अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, दीज पार्ट्स कैन मैन्युफैक्चर्ड बाय 3 डिफरेंट मेथड। अब देखिए, अब फिर से क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। अब ये जो तीनों पार्ट है, ये दोनों जो पार्ट बनाया जा रहा है, ये जो दोनों पार्ट है, ये दोनों 3 डिफरेंट मेथड से बनाया जाता है। अब देखो, नायलॉन बनाने का जो अपना टायर होगा, उसका बनाने का तरीका अलग होगा, रिम बनाने का तरीका अलग होगा, ठीक है। पहले उसमें फोर्सलिंग होता है, उसके बाद उसमें कंप्रेसिंग होता है। तो डिफरेंट हमारे मटेरियल साइंस के प्रोसेस होते हैं, उसमें हम उतना इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। तो उस तरह से 3 डिफरेंट प्रोसेस होता है, तब जाकर वो पार्ट बनता है। तो 3 डिफरेंट हमारे मेथड्स दे रखा है टेबल में। रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट पर प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट पर प्रोडक्शन रन एंड नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर ईच पार्ट प्रोड्यूस आर गिवन। मतलब रॉ मटेरियल पर प्रोडक्शन के लिए कितना अवेलेबल है और नंबर ऑफ यूनिट्स ईच पार्ट के लिए कितना अवेलेबल है, ये बता दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए, ये मेथड है हमारा फर्स्ट मेथड, सेकेंड और थर्ड, ये 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। ये रॉ मटेरियल फर्स्ट है, रॉ मटेरियल सेकेंड है, ये इनपुट रन हो गया, ये आउटपुट रन हो गया। मतलब ये होगा तभी तो फिर आप उसको फाइनल बना पाओगे, ठीक है। और फिर हम उसको असेंबल करके एक यूनिट बनाएंगे ए और बी को। चलिए, तो फर्स्ट मेथड से कितना यूनिट लगता है? फर्स्ट मेथड से रॉ मटेरियल जो फर्स्ट है वो ए का जो आउटपुट है वो है 6, ठीक है। ये जो पार्ट यूनिट प्रोड्यूस होता है वो 6 है। और फर्स्ट मेथड से इसके लिए रिक्वायरमेंट जो रॉ मटेरियल फर्स्ट है वो कितना रिक्वायर है, वो है 7 यूनिट पर प्रोडक्शन रिक्वायर है, ओके। इसी तरह से सेकेंड मटेरियल कितना इसके लिए रिक्वायर्ड होगा, 5, ओके। तो इस तरह से ये गिवन टेबल है। सेकेंड मेथड से 4 और 7, और थर्ड मेथड से 2 और 9, 2 और 9 है।
चलिए, तो इस टेबल को और हम अभी क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो क्लियर होगा कि क्या कहना चाह रहा है। फॉर्मुलेट द लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल टू डिटरमाइन नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स फॉर ईच मेथड। बताइए, डिटरमाइन कीजिए कि नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन फॉर ईच मेथड सो एज, मतलब सो एज मैक्सिमाइज द टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट यूनिट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। तो हम नंबर ऑफ प्रोडक्शंस जो हैं उनको इस तरह से डिटरमाइन करें, इस तरह से फाइंड आउट करें कि वो मैक्सिमाइज हो। ठीक है, हम अपने टोटल जो नंबर ऑफ कंप्लीट यूनिट्स ऑफ फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा उसको हम मैक्सिमाइज कर पाएँ। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम इसका देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब आप बताइए कि हम यहाँ पे, हमारा सबसे पहला काम तो होगा वेरिएबल चूज करना। तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल को चूज करेंगे। तो वेरिएबल कौन होगा हमारा, बताइए, हम वेरिएबल किसको मानेंगे। यहाँ पे आप खुद बताइए कि वेरिएबल हमारा कौन होगा। हम क्या पार्ट ए को वेरिएबल मान सकते हैं या पार्ट बी को वेरिएबल मान सकते हैं या रॉ मटेरियल या इसको मान सकते हैं? नहीं, हमारा जो चेंज होगा वो होगा नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स फॉर, मतलब हम फर्स्ट मेथड से कितना प्रोडक्शन करते हैं, सेकेंड मेथड से कितना प्रोडक्शन करते हैं, थर्ड मेथड से हम कितना प्रोडक्शन करते हैं, इसको हम डिसीजन वेरिएबल मानेंगे, क्योंकि यही चेंज कर सकते हैं हम। हो सकता है फर्स्ट मेथड से हम ज़्यादा प्रोडक्शन करें, सेकेंड मेथड से कम करें, थर्ड से ज़्यादा करें, तो ये हमारा वेरिएबल बनेगा यहाँ पे। तो हम मानेंगे क्या कि x1 x2 x1 आपको दिख रहा है यहाँ पे, ओके, x1 x2 एंड x3 represent what is this, the number of production runs for method 1 2 and 3। ठीक है, ये हमने मान लिया कि x1 जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन किया जाता है वो मेथड फर्स्ट से, x2 जो प्रोडक्शन होता है वो सेकंड से, और x3 जो होता है वो थर्ड से मान लिया। अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, बताइए। ऑब्जेक्टिव हमारा फंक्शन, सेकंड स्टेप यही लिखते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या होगा, बताइए आप। ऑब्जेक्टिव हमारा यही होगा कि हम मैक्सिमाइज करें अपने नंबर ऑफ फाइनल यूनिट्स प्रोडक्ट को, टोटल नंबर ऑफ जो यूनिट्स है फाइनल प्रोडक्ट का उसको हम मैक्सिमाइज करें। तो हम यहाँ पे मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ओके, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम लिखेंगे। सो देखो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जब हम लिखेंगे तो हम यहाँ पे आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो तो साफ साफ बोला है कि फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए आपको ए और बी दोनों पार्ट चाहिए। ठीक है, तब एक यूनिट बनता है। एक यूनिट प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए 5 यूनिट ए का ज़रूरत पड़ता है, 4 यूनिट बी का ज़रूरत पड़ता है। तो पहले तो हम ये निकालेंगे कि टोटल पार्ट ए के थ्रू कितना कंसिडर हो रहा है, मतलब कितना यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, और उसके लिए रॉ मटेरियल ये जो है गिवन, इसके थ्रू निकालेंगे, और पार्ट भी कितना मैन्युफैक्चर हो रहा है। ठीक है, तो हम निकालेंगे पहले क्या, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पार्ट ए। ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट मेथड। ठीक है, ये जो डिफरेंट 3 मेथड्स हैं उनके द्वारा पार्ट ए कितना नंबर प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसी के हिसाब से हम फिर उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे। तो आप बताइए कि उसका कितना हो जाएगा, आप बताइए कितना है। देखो यहाँ पे मेथड फर्स्ट से कितना पार्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, 6, मेथड सेकेंड से 5, मेथड थर्ड से 7। तो और हम प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, मेथड फर्स्ट में हमने माना है कि x1 प्रोडक्शन हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 6 इंटू x1, क्यों, क्योंकि ये आपको गिवन है यहाँ पे कि जो ये दे रखा है ना, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट पर प्रोडक्शन रन एंड द नंबर ऑफ यूनिट फॉर ईच पार्ट प्रोड्यूस्ड आर गिवन। मतलब एक पार्ट में इतना लगता है। ठीक है, एक पार्ट में इतना लगता है, तो x1 पार्ट में, x1 मैन्युफैक्चरिंग करने में कितना लगेगा, 6 इंटू x1। ठीक है, प्लस उसके बाद कितना आ जाएगा, नेक्स्ट है 5, तो 5 इंटू x2 प्लस 7 इंटू x3, ये हो जाएगा टोटल नंबर पार्ट ए।
ठीक है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स पार्ट ए प्रोड्यूस बाय डिफरेंट मेथड। ओके, इसी तरह से फॉर बी के लिए जब लिखेंगे, फॉर बी के लिए टोटल नंबर कितना हो जाएगा, तो बी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये है, तो हम लिखेंगे 4 इंटू x1 प्लस 8 इंटू x2 प्लस 3 इंटू x3। ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ यूनिट ऑफ बी, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्ट पार्ट बी, ये हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि एक चीज़ आप क्लियर यहाँ पे देखे होंगे कि आपको क्या लिखा है कि ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जो है उसके लिए 5 यूनिट ए का ज़रूरत पड़ता है, 4 यूनिट किसका पड़ता है, बी का ज़रूरत पड़ता है। बताइए, तो बताइए कि मतलब हमारा जो ये हमने लिखा ये तो टोटल नंबर पार्ट ए है, टोटल नंबर पार्ट बी है। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है कि एक यूनिट प्रोडक्ट बनाने के लिए 5 यूनिट का ज़रूरत पड़ता है, किसका, पार्ट ए का ज़रूरत पड़ता है। अब आप बताओ एक बात कि भैया आपका जो फाइनल जब हम प्रोडक्ट लिखेंगे तो यही लिखेंगे ना कि जेड जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे कि टोटल पार्ट ए जो पार्ट है, पार्ट ए का ये जो टोटल जो मिल रहा है हमें ये मिल रहा है, और एक यूनिट बनने के लिए हमें 5 यूनिट का ज़रूरत पड़ता है पार्ट ए का। तो इतने टोटल जो ए है इससे कितना यूनिट बन पाएगा, तो सिंपली हम कितना करेंगे, 5 से डिवाइड दे देंगे, 5 से हम क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे इसको। तो ये लिखाएगा 6x1 प्लस 5x2 प्लस 7x3 डिवाइड बाय 5। इतना जो पार्ट बनेगा वो किसके थ्रू बनेगा, ए के थ्रू बनेगा। क्यों, क्योंकि एक प्रोडक्ट में पार्ट ए का कितना 5 यूनिट ज़रूरत पड़ रहा है, और टोटल है कितना, ये टोटल है 6 प्लस दिस वन एंड दिस वन, तो इसमें से 5 को डिवाइड कर दीजिए, 5 को हम डिवाइड कर देंगे तो इतना मिलकर बनाएगा, फिर एक प्रोडक्ट में यहाँ पे यूज आएगा, इतने टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट है उसको आपको बनाने के लिए कोई 5 यूनिट रॉ मटेरियल का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। मान लो समथिंग कोई ए प्रोडक्ट है, बनाने के लिए आपको 5 यूनिट जो है वो रॉ मटेरियल का ज़रूरत पड़ता है। तो आपके पास यदि अवेलेबल 30 यूनिट रॉ मटेरियल है, 30 यूनिट रॉ मटेरियल है, तो इससे कितना प्रोडक्ट बन पाएगा, तो सिंपल हम क्या करते हैं 30 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 प्रोडक्ट हमें मिलेगा बन के। क्यों, क्योंकि एक प्रोडक्ट के लिए 5 चाहिए था और हमारे पास 30 है तो हम इतना कर लेंगे। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पे कि एक यूनिट बनने के लिए पार्ट ए का 5 यूनिट चाहिए, प्रोडक्ट बनने के लिए एक यूनिट प्रोडक्ट बनने के लिए 5 यूनिट पार्ट ए चाहिए, और टोटल पार्ट कितना है ए का, दिस वन, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। और फिर बी का कितना ज़रूरत है, तो 4 यूनिट बी का ज़रूरत है, तो हम इसको क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे और इधर लिखेंगे 4x1 प्लस 8x2 प्लस 3x3 डिवाइड बाय व्हाट इज दिस 4, ठीक है। और यही हम ब्रैकेट लिख देंगे और इसी को हमें क्या करना है, ये जेड हमारा हो गया। अब ये हमारा हम फाइनल प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना चाह रहे थे ना, हमने ये देखा था कि फाइनल प्रोडक्ट को क्या करना है, हमें मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है तो इसको आप क्या करोगे, इसको मैन्युफैक्चर जो होगा, क्योंकि यही तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ना, ये तो पार्ट ए और पार्ट बी अलग अलग था, ठीक। अब जो हमने ये किया इसको हमें क्या करना है, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। ये जेड को हमें मैक्सिमाइज करना है, इस जेड को मैक्सिमाइज करना है, लेकिन इस जेड को मैक्सिमाइज करने में हमें देखेंगे क्या यहाँ पे, बताइए, तो वो क्या देखेगा यहाँ पे कि मैक्सिमाइज जेड को तो उसको मैक्सिमाइज करना है, मैन्युफैक्चर जो है वो चाहेगा कि हम फाइनल जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, लेकिन वो साथ में क्या करेगा कि इसको मैक्सिमाइज नहीं करेगा, इन दोनों को मैक्सिमाइज नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये पार्ट ए और पार्ट बी ही तो मिलकर बनेंगे फाइनल प्रोडक्ट, तो ये चाहेगा कि हम इसको कम से कम रखें, मतलब इस तरह से आप लिखोगे कि मिनिमम ऑफ इतना लिख सकते हो 6x1 प्लस 5x2 प्लस 7x3 डिवाइड बाई 5, और ये सेम है जी, इस तरह से आप लिख सकते हो मिनिमम। ये मिनिमम हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये फाइनल प्रोडक्ट तो मैक्सिमाइज करोगे, लेकिन वो साथ में चाहेगा कि हम कम से कम अपना पार्ट ए को क्या करें, यूज करें, हम इसको कम से कम पार्ट यूज करें। वो ये नहीं चाहेगा कि हम इसको पूरा का खर्च करके उसके बाद हम मैक्सिमाइज करें। हर कोई इंसान यही चाहता है कि हमारा जो प्रोडक्ट हो, जो हमारा रॉ मटेरियल हो वो कम खर्च हो और फाइनल प्रोडक्ट हमें ज़्यादा मिले,
ठीक है। वो ये नहीं चाहेगा कि हमारे पास खूब रिसोर्सेज हैं तो खूब खर्च करो और उसके बाद फिर मैक्सिमम प्रोडक्शन करो, नहीं। वो चाहेगा कि हम इसमें से जितना कम से कम हो उसमें से हम अच्छा करना चाहेंगे। तो वो ये जो प्रोडक्ट ये जो मिला है कि ये पार्ट और ये बी पार्ट यही मिलकर फाइनल प्रोडक्ट देगा, तो वो चाहेगा कि इसको हम मिनिमाइज करें। समझ में आया? तो वो इसको क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा। ओके, अब आइए हम आते हैं कंस्टेंट पे। कंस्टेंट पे आने से पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना होगा कि ये जो यहाँ पे जो अब तो ये आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, 6x1 प्लस 5x2 प्लस 7x3 डिवाइड बाई 5 आ गया और 4x1 प्लस ये डिवाइड बाई 4 आ गया। इसका मतलब ये तो नॉन लीनियर हो गया। ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो तो नॉन लीनियर हो गया। और ये तो हमने शुरू में पढ़ा है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉपर्टीज यही कहता है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो लीनियर रिलेशन होना चाहिए, वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशन होना चाहिए। यहाँ तो ये क्या हो गया, ये तो डिवाइड बाई 5 क्या हो गया, ये तो नॉन लीनियर रिलेशन देगा, ये तो नॉन लीनियर रिलेशन हमें देगा। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको लीनियर में चेंज करेंगे। हम इसको लीनियर में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, तो लीनियर में ऐसे चेंज करेंगे। हम इसको लेट मान लेंगे, लेट ये जो दोनों फंक्शन है, ये जो दोनों फंक्शन है इसको हम y मान लेंगे और y इक्वल टू समथिंग, ये एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे 6x1 प्लस 5x2 प्लस 7x3 डिवाइड बाई 5। ओके, और ये वाला एज इट इज यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, ये हम इसको y मान लिए। अब जब हम इसको y मान लिए तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, अलग अलग सेपरेट करके लिख सकते हैं। जानते हैं आप सेपरेट करना, सेपरेट करने के कैसे लिखेंगे हम, तो y इक्वल टू 6x1 प्लस 5x2 प्लस 7x3 डिवाइड बाई 5। और इसको भी इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5y इक्वल टू 6x1 प्लस 5x2 प्लस 7x3 ये मिलेगा हमें। ओके, तो अब आप बताइए यहाँ पे इक्वल टू जो साइन है, जब हम इसको -5 इधर लेकर चले जाते हैं तो क्या यहाँ पे इक्वल टू साइन देना बेटर होगा या नहीं। जब हम इसको इस तरफ ले जाएंगे ना तो ये किस में आएगा, ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू में। कैसे आएगा, देखिए 6x1 प्लस 5x2 प्लस 7x3 और माइनस का 5y ये होगा। अब यहाँ पे हम इक्वल टू साइन नहीं यूज करेंगे, हम ग्रेटर देन साइन इक्वल यूज करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि आप बताओ कि यदि आप लेस देन इक्वल टू यूज कर दोगे इसको यहाँ पे, लेस देन यदि आप इसको लेस देन इक्वल टू यहाँ पे यूज करोगे तो खुद बताइए कि ये नंबर क्या है 6x1, ये x1 x2 क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ क्या है, प्रोडक्ट है। अब इसकी वैल्यू आप यदि लेस देन 0 ले रहे हो, इसका मतलब ये तो आप अपनी नॉन नेगेटिव कंस्टेंट से को फॉलो नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि जो नंबर हमने वेरिएबल्स मानते हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, प्रोडक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। तो ये कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकता, ये वैल्यू ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। समझ में आया। दूसरा जो होगा वो हमारा होगा व्हाट इज दिस, ये इससे आ जाएगा, यहाँ से रिलेशन लिखेंगे तो हम डायरेक्ट ले देते हैं 4x1 प्लस 8x2 प्लस 3x3 माइनस का 4y हो जाएगा यहाँ पे, और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आएगा यहाँ से। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया कंस्ट्रेंट। ये एक तरह से क्या बन गया, हमारा कंस्ट्रेंट ही बन गया। अब तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा यही रहेगा कि हम लिखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होगा वो ये होगा z इक्वल टू वाई, और जहाँ की y जो वैल्यू आएगा ना, y जो वैल्यू आएगा उसमें इसको पुट करेंगे तो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन z का वैल्यू मिलेगा। समझ में आया। तो ये हमारा एक कंस्टेंट बन गया। अब आते हैं हम अपने मेन कंस्टेंट पे। तो मेन कंस्टेंट क्या लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे देखो दे रखा है, लिमिट दे रखा है कि जो 2 पार्ट है उसके लिए आपके पास 120 यूनिट अवेलेबल है और b का जो है 240 यूनिट आपको अवेलेबल है। तो इसके हिसाब से हम कंस्टेंट लिख लेते हैं। तो हमारे पास रॉ मटेरियल फर्स्ट जो है उसका 7 यूनिट खर्च होता है ए बनाने में, और मेथड फर्स्ट से और सेकेंड मेथड से 4, और ये इस तरह से हम रॉ मटेरियल लिख लेते हैं। तो ये सिंपली लिख लेंगे, हमें अब जानते हैं, यहीं पे मैं लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा x1 यूनिट प्रोडक्शन ए से बनता है और x2 प्रोडक्शन 2 से, और खर्च कितना होता है 7। तो ये हो जाएगा 7
x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 और ये क्या होगा लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 120, क्योंकि आपके पास लिमिट है 120 का। या तो इससे कम यूज़ कीजिए या तो इसके बराबर यूज़ कीजिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। दूसरा, जब हम रॉ मटेरियल सेकेंड के लिए देखेंगे तो उसके लिए लिमिट बनेगा क्या, इसका 5 तो 5x1, इसका 7 तो 7x2 और थर्ड मेथड से 9x3 हो गया। ये लेस देन इक्वल टू कितना होगा 240, ओके 240। तो ये तो हमारा हो गया कंस्टेंट। ये दो कंस्टेंट यहाँ पे आया हमारा और ये दो कंस्टेंट यहाँ से ऑब्जेक्टिव फंक्शन से हमें मिला। क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमारा वो लीनियर नहीं था, तो हमने इसको क्या मान लिया, एक अलग वेरिएबल मान लिया, इसको अलग वेरिएबल मान लिया, क्योंकि z इक्वल टू वाई कर दिया हमने। अब y क्या है, एक लीनियर है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से y का वैल्यू जो भी आएगा जब हम सोल्यूशन करेंगे तो देखेंगे, उसको पुट करके हम यहाँ से z का वैल्यू निकालेंगे। और इसलिए इसको चेंज करना था क्योंकि ये लीनियर प्रॉपर्टी, जो लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉपर्टी था, उसको ये वायलेट कर रहा था। समझ में आया? तो इसलिए हमें इसको कंस्टेंट में चेंज करना पड़ा। तो दो कंस्टेंट ये है हमारा और दो कंस्टेंट हमारा यहाँ पे है। अब लास्ट प्रोसेस क्या है, लास्ट है हमारा जो स्टेप 4 हम लिखते हैं, वो लिखते हैं नॉन नेगेटिव कंस्टेंट। तो वो तो सिंपल x1 x2 एंड x3 कैन नॉट इक्वल टू 0, हमेशा ग्रेटर देन होगा, ठीक है, लेस देन 0 कभी नहीं हो सकता। ओके, तो ये आई थिंक आपको इस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा क्लियरिटी हुआ होगा। ओके, तो हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे